अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। सियासी माहौल जो है वो कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो पीडीएम है उसका बिलाखिर एक इजलास हुआ। कहा तो ये जा रहा था कि पीडीएम की फातिहा पढ़ी जा चुकी है, उसमें अब कुछ रह नहीं गया, लेकिन उस जो पीडीएम है उन्होंने फिर एक बार फिर मुलाकात की और उसके बाद कुछ ऐलानात भी किए हैं। यानी शायद वो ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि अभी भी ऑपोजिशन में कुछ हद तक जान है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कल की मीटिंग के बाद जो है वो कुछ बताया कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ज़रा सुनिए, फिर इस पर ज़रा मज़ीद बात करें। इस वके 3 साल की जो ये कारकर्दगी है, जो इनकी करप्शन है, जो इनकी मिस गवर्नेंस है, इस पर एक इंशाल्लाह वाइट पेपर भी तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे कर कर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे जाएंगे। जो एक तरफा नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात है, ये पाकिस्तान के अवाम के हक पर, उनकी राय पर एक डाका डालने का मंसूबा है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने एक मिसाक का भी जिक्र किया। अब वो क्या है, जरा वो भी थोड़ा सा सुनिए कि क्या कहा है। पीडीएम ने तकरीबन 6 महीने पहले एक चार्टर फॉर पाकिस्तान, यानी वो रास्ता जिससे पाकिस्तान के मसाइल का हल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिया जाए, उसका इयादा किया था। उस पर कुछ काम हुआ था, वो काम तातुल का शिकार हुआ। तो अब ये फैसला किया गया है कि कमेटी बना दी गई है जो 6 हफ्ते में इस मिसाक पाकिस्तान को मुकम्मल करेगी। यानी नाज़रीन, अब ये एक एजेंडा है जो वो सामने लेके आ रहे हैं, बड़ा एम्बिशियस सा एजेंडा है और उस एजेंडा से बड़ा मुख्तलिफ है। तो आज से तकरीबन 6, 8, 10 महीने पहले पीडीएम जिक्र कर रही थी, यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट की छुट्टी कराना। अब वो मामला तो ख़त्म हो गया। अब पीडीएम जो है वो इलेक्शंस की तरफ देख रही है। कल प्रोग्राम में हमारे अता तारड़ साहब मौजूद थे और उन्होंने भी, यानी कि पहले तो ये हिंट्स करा रहे थे, कल तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि इलेक्शंस में पीडीएम के क्या जो है वो उनके ख्यालात हैं, उनके प्लान हैं। सुनिए जरा। और देखिए, अब एक और मुमकिना एक प्रपोजल है और ये हो सकता है आने वाले वक्तों में इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कि जो पीडीएम है या तो ये इलेक्शन इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर जाए, ये भी मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि पीडीएम के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि पीडीएम जो है क्या वो अब अपने आप को किसी तरीके से एक बाकायदा चैलेंजर के तौर पर सामने लेके आ रही है, या फिलहाल जो है बस वो क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है ताकि गवर्नमेंट को जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड ना मिले। पाकिस्तानी सियासत में अब हमें ट्रेंड्स बड़े क्या नज़र आ रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले पे तो हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। आज ज़रा थोड़ा सा एक सियासी जायज़ा लेते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। 3 मेरे कॉलीग्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आज उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब जो है मेरे पहले मेहमान हैं, किसी तारों के मोहताज नहीं, बल्कि तीनों ही तारों के मोहताज नहीं, इसलिए मैं सिर्फ नाम लेके शुरू करता हूँ। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा मेरे दूसरे मेहमान हैं, सीनियर एंकर, और महमल सरफराज साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान की मायनाज तर्जियाकार और एंकर भी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हाँ जी मल साहब, पीडीएम में कुछ जान पड़ रही है, पड़ गई है, जो एक गफलत की नींद सो रहे थे उससे बेदार हो गए हैं। पीडीएम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिडंडेंट हो चुकी थी, इरेलेवेंट हो चुकी हुई थी। अफगानिस्तान सिचुएशन ने इसको फर्दर रिडंडेंट कर दिया। देखें, अब पाकिस्तान की जो सियासी हकीकतें हैं ना ज़मीनी, बहुत डिफरेंट होंगी। इसमें ये रीजनल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होएगा। अब जो इस्टेब्लिशमेंट का और गवर्नमेंट का ताल्लुक है पिंडी इस्लामाबाद का, वो टोटल एक नए रीसेट पे गया है। और अगर उसमें कोई पहले कोई 19-20 कभी कभार फ्रिक्शंस थी, वो फ्रिक्शंस भी अब आपको अफगानिस्तान की वजह से, हाँ अफगानिस्तान, बिकॉज एक लार्जर पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। ये जो तारड़ साहब बात कर रहे थे अभी आपने क्लिप, मुझे तो फनी लगा थोड़ा सा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि सीट एडजस्टमेंट होगी। वो भाई किसके दरमियान में? पीपल्स पार्टी चली गई हुई है, एएनपी चली गई हुई है, पीछे टांगा पार्टीज बची हुई सारी, जिनके हम 3 लोग बैठे हुए, 4, मैं यकीन कह सकता, मैं अपनी इग्नोरेंस मानता हूँ, हम चारों मिलकर सारी पार्टीज़ के नाम नहीं ले सकते। अभी पूछ लें, अगर हम गूगल ना करेंगे तो हम में चारों को सारी पार्टीज़ के नाम नहीं आते। रेलिवेंट लोग निकल गए में कि जेयूआई और पीएमएलएन करेगी, कितनी सीट एडजस्टमेंट करेगी। तो दिस इज अ बिट थिंग। इन्होंने लोगों को कुछ ना कुछ तो करना है। देखें, एक पीडीएम वाली एहतजाजी तहरीकें होती हैं, ये कोई इलेक्टोरल अलायंसेज नहीं है, ना पहले बने या ना अब ये बनेंगे। इनका वो मोमेंटम कहाँ से लाएंगे? अभी तो पीएमएलएन के अंदर अपनी सीरियस
लीडरशिप की जंग है। मरियम और शायद खान अब्बासी साहब एक ग्रुप एक तरफ हैं, शायद खान अब्बासियन कंपनी खुल के शहबाज शरीफ को टेक ऑन किया हुआ है। शहबाज शरीफ मरियम के फंक्शंस में नहीं जा रहे, वो दोनों इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस इशू को भी थोड़ा पीछे कर लंदन की तरफ देख रहे हैं कि लंदन का इंतजार करें, लंदन किस तरह फैसला करता है, तो फिर शरीफ खानदान का दूसरा पार्ट किधर बैठेगा। पीडीएम के अंदर इतने सीरियस क्राइसिस हैं कि आई डोंट नो, अब अभी सीरियसली नहीं अब लगाना तो है उन लोगों को किसी तरह पीछे तो लगाएंगे। मेमल, आपको क्या लग रहा है, पीडीएम में कुछ जान पड़ रही है, कुछ यानी उसमें कुछ पोटेंसी नजर आ रही है या बस कार्रवाई है? देखिए फाद साहब, पिछली दफ़ा जब पीडीएम जब बनी थी ओरिजिनली, तब बिल्कुल एक वो उसके अंदर थी, वो पोटेंट भी थी और वो एक बड़ा चैलेंज हुकूमत को दे भी रही थी, हमने देखा भी। लेकिन अब की जो पीडीएम जो रह गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम को खास चैलेंजेस जो है वो हुकूमत को दे सकती है। वैसे भी 1.5 साल रह गए हैं इलेक्शंस के अंदर, अब इलेक्शंस पहले हों या जब भी हों वो, लेकिन अगर टाइम के मुताबिक तो 1.5 साल रहता है। तो मेरे ख्याल में ये लोग इलेक्शन मोड के अंदर एक चीज जा रहे हैं। और जो हुकूमत को इस वक्त जो चैलेंजेस है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है, ऑपोजिशन के नहीं। ऑपोजिशन इस वक्त बहुत वीक है। एक हुकूमत को अपने जो इंटरनल चैलेंजेस है वो ये है कि इनके अपने किए गए वादे ही नहीं पूरे हुए। वो मईशत के ऊपर हों, आप देख लें इनके दावे जितने मर्जी हों, लेकिन आप बाहर निकल के सड़क पे किसी से भी पूछ लें लोगों के घर कैसे चल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है। तो इनके अपने वो इनके इंटरनल चैलेंजेस है जो मुल्क है। और एक्सटर्नल चैलेंजेस, आपने अभी अफगानिस्तान की बात की, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस तो एक्चुअली अभी तो चले अफगानिस्तान के अंदर इवैक्यूएशन जारी है और बहुत सारी अभी उसके अंदर थोड़ा टाइम लगना है चीजें सेटल होने में। लेकिन हमें अभी वेस्टर्न कंट्रीज की जो आप तज्जिए पढ़ ले, जो आ रहे हैं उनके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, उनके अखबारात के अंदर, उससे ये नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आएंगे, यानी कि पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे। तो वो एक हमारा एक्सटर्नल चैलेंज है। फिर टेररिज्म का भी, अफगानिस्तान वाली पूरी सिचुएशन की वजह से टेररिज्म का भी एक चैलेंज है, वो भी हमें खुदा ना खास्ता वो भी शायद दरपेश ना हो, क्योंकि टीटीपी के लोग और जो उधर सब कुछ चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो चैलेंजेस है ना हुकूमत के लिए, एक हुकूमत के अपने वादे चैलेंजेस हैं और दूसरे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। ऑपोजिशन आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई भी चैलेंज पोज करेंगे हुकूमत को। यानी डॉक्टर मोहित, फिर इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो होने जा रही हैं, और जाहिर बात है कि मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोई इवेंट तो नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है, ये चल पड़ा है, उसमें पता नहीं कहाँ तक मामला जो है वो आगे डेवलप करेंगे। तो ये हमारा जो एक इंटरनल पॉलिटिकल सूरत हाल थी, अब उस पर ये इस तरीके से डोमिनेट करेगा कि वो जो एक इक्वेशन चल रही थी गवर्नमेंट अपोजिशन की, वो बहुत हद तक चेंज होने जा रही है। और अब बहुत हद तक ये एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं ये अगले साल 1.5 साल तक हावी रहेंगे। वुड दिस बी करेक्ट टू से? फहद, मैं एक मैगजीन निकालता हूँ इंग्लिश में, ग्लोबल विलेज स्पेस मैगजीन, उसके मई के एडिशन में मैंने एक एनालिसिस किया था कि आने वाली जो पाकिस्तानी सियासत है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से बहुत हद तक मुतासर होगी, बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी। और बदकिस्मती से कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात जो है उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। गो के फ़ॉरेन ऑफिस ने और इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए कुछ ब्रीफिंग्स की ऑर्गेनाइज, मतलब अप्रैल में की, मई में की, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठंड प्रोग्राम था और ना ही कोई कैपेसिटी थी, ना कोई एनालिसिस था। अब जो मालिक साहब ने शुरू में एक बात की कि पीडीएम वैसे डेड हो गई थी और अफगानिस्तान ने मज़ीद उसे डेड कर दिया है, यहाँ आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो बिल्कुल महमल सही कह रही है कि हुकूमत के लिए तो कोई चैलेंज उनका इस वक्त किसी किस्म का भी नहीं है। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए भी वो पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बुरी तरह से डिपेंडेंट है। एज सच उनके पास कोई स्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा या कोई ऐसी फॉलोइंग या कोई ऐसी चीज़ें करने के या मंशूर या कोई आइडियाज़ बिल्कुल भी नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें। तो वो क्या करते हैं कि कुछ अरसे के बाद एक ग्रैंड मीटिंग या पार्टी या एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस किस्म की कोई चीज़ करते हैं, फिर उनको एक मौका मिलता है प्रेस ब्रीफिंग करने का, जिसके नतीजे में मेन स्ट्रीम टेलीविज़न मीडिया भी उनको कैप्चर करता है। फिर जो व्लॉगर्स उनके फेवर में और अक्सर उनके ख़िलाफ़ हैं, वो उनके अपने कमाई का चक्कर है डॉलर्स का, वो उनके ख़िलाफ़ अजीब अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं और एक नई बहस शुरू हो जाती है। लेकिन पिछले 15 दिन से, चूँकि अगस्त की 8, 9, 10 तारीख के बाद से तमाम निगाहें पाकिस्तान के सोशल मीडिया की भी और मेन स्ट्रीम मीडिया की भी आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गई, दुनिया की भी शिफ्ट हो गई। तो आप ये देखिए कि किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन क्या कर रही है, बिकॉज वो स्टेटमेंट्स देते थे और फिर हमारी जो इक़्तिदार की पार्टी है
फवाद चौधरी एंड ग्रुप, वो लोग उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे। तो पिछले चुके 10-15 दिन से हुक्मरान जमात भी काबुल पे फोकस्ड है, तालिबान पे फोकस है, दुनिया को अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रही है, वो वहाँ पर एंगेज हैं, मीडिया भी उधर ही एंगेज है, सोशल मीडिया भी उधर ही एंगेज है। तो किसी को सिरे से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन क्या कर रही। अब पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो है, ये PDM PMLN, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ करें ताकि ये लोगों को एहसास दिलाएं कि भाई हम भी राहों में खड़े हैं, हम भी जिंदा हैं, हमने भी कुछ करना है। एक और चीज़ इनकी बातों से एक आखिरी चीज़ ये है, इन्होंने ये एस्टिमेट किया है, इनको ये खतरा है कि इमरान खान हुकूमत कहीं मौके का फ़ायदा उठा के इलेक्शन 2022 के अक्टूबर में न करा दे। वही उसकी पेशबंदी भी कर रहे हैं। इनको इस खतरे का इनको एहसास हो गया कि अगर इन्होंने इस हुकूमत ने अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एग्जैजरेटेड पिक्चर दे दी। मोहित ने अक्टूबर क्यों कहा है, 2022 क्यों नहीं कहा, अक्टूबर 2022 क्यों कहा है मोहित? इसलिए कि मैं सुन रहा हूँ ये मसलसल के अक्टूबर की कोई सिग्निफिकेंस बन रही है शायद। वो क्या सिग्निफिकेंस है मोहित, हमें नहीं समझ आ रही, समझाएं हमें। बताएं क्या सिग्निफिकेंस है अक्टूबर की? या तो एक तो शायद काजी, एक तो पहले GHQ का था कि उसका है, फिर वो तो खैर 23 का है मामला। दूसरा ये भी है कि काजी फैज ईसा का टेक ओवर जो है वो 2022 में होना है, उससे पहले ही हुकूमत चाहती है कि मामला तो अपने कर ले सेटल। दो ये चीजें हैं। तो तीसरी भी एक चीज है, वो तीसरी चीज इनकी कुछ मौसम शौसम का भी चक्कर है। एक जरूर चीज है कि हुकूमत को ये लगता है कि हो सकता है कि ये 10-12 महीने ठीक गुजर जाएं। अभी ये पता नहीं है कि ठीक गुजरेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान से जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, 3 दिन में अमेरिकन बंद कर रहे हैं। हाँ, एयरपोर्ट्स अमेरिकन बंद कर रहे हैं, और ये जो सारी तालिबान की गुडविल फैक्टर पता नहीं है क्या शक्ल अख्तियार करती है, अभी पता नहीं है। ओके नाज़रीन, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। इलेक्शंस की बात भी छेड़ी डॉक्टर मोहित ने, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा मालिक, तो अब यानी फिर ऑपोजिशन के पास पल्ले कुछ भी नहीं रह गया, यानी फिर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगले 1.5 साल फिर क्या होगी? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है नहीं, आपकी पर्सनल पॉलिटिक्स है। नवाज शरीफ साहब की सारी पॉलिटिक्स क्या है, मेरे केसेस ख़त्म हो, मरियम नवाज के केसेस ख़त्म हो, वोट के ज़ोदों का मतलब है कि सेफ पैसेज दो। अभी भी एज वी टॉक जितनी मर्जी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की आप बात करें, आप भी बैठे हुए इस्लामाबाद में, हम भी बैठे हुए, पता है कि बैकडोर कॉन्टैक्ट्स किस तरह कौन कौन कर रहा है, किस तरह कोशिशें हो रही हैं। तो जहाँ डुप्लिसिटी होगी ना ये सियासत में, वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इश्यूज़ तो हैं ही नहीं। अब वाइट पेपर आ रहा है, ये ला रहे हैं अपना परफॉर्मेंस का, 26 अगस्त को उन्होंने अनाउंस कर दिया जी हम वाइट पेपर निकालेंगे। जैसे मोहित ने कहा, टैक्टिकल स्टेप्स लेती ऑपोजिशन, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेती नहीं। इसलिए कि स्ट्रेटेजिक इसलिए वो एक हद तक जा नहीं सकते, कुछ रेड लाइंस हैं। जब आप सीक्रेटली चाहते हैं ना कुछ रिलीफ्स मिलें, तो पब्लिक एक हद तक आप एक काम करते हैं। देखें, सबसे हैवी आर्टिलरी फायर कर दी बहुत शुरू में मियाँ साहब ने, जब शुरू में नाम ले लिया जनरल बाजवा, जनरल इरफान, जनरल सोड, जनरल फैज़, और पूरा जनाब माहौल बन गया मुल्क में। अब तोपें खाली हो गई हैं, अब आप क्या करेंगे? आगे क्या जा सकता है? वो रेड लाइंस थी, वो क्रॉस कर ली, सारी पार्टी साथ थी, उस तक मोमेंटम नहीं बना। तो सिंपल फिजिक्स का वाला फॉर्मूला है ना, कि जैसे भुट्टो बिलावल कहते हैं बारिश होती है तो पानी आता है। भाई PDM के अंदर एक मसाला आएगा, चीज़ें बनेगी, मोमेंटम की चीज़ें हैं ही नहीं। बिल्कुल चैलेंज वही है, चैलेंज है गवर्नमेंट का, अपना चैलेंज अपना ही है। महंगाई इशू है, महंगाई इशू है। और देखें कंट्रोल में आ रही है जो ये माहौल बना ना अर्ली इलेक्शन का, 2-3 चीज़ें इसको फ्यूल कर रही हैं। एक मोहित ने बात की, और जो मोहित को हमने मजबूर किया कि आप हमें बताएं कि आपने ये क्यों ये डेट बात की है, वो एक इशू है। लेकिन सबसे ज़्यादा जितना गवर्नमेंट आपने बड़ी ज्यादती की है डॉक्टर मोहित, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ज्यादतियों के आदमी हैं, कोई बात नहीं, खैर है। तो जितना आपने देखा है, जितना गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, EVMs के ऊपर, इससे भी इंप्रेशन बड़ा स्ट्रेंथन हो रहा है कि गवर्नमेंट इसको निमोरो इशू बना के इतना क्यों चल रही है हर बात पे इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसका मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये मसला एक तरफ कर दिया जाए, कानून, लीगली। सो अर्ली इलेक्शंस की बात घूम रही है फिजा में, घूम तो बिल्कुल रही है, लेकिन वजूहात जो सी हैं वो इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है। अच्छा ठीक है महमल, ये बात घूम रही है मेरे ख्याल में दोनों, यानी मैंने भी ये दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुने हैं कि क्यों अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं और क्यों नहीं भी हो सकते, यानी दोनों तरफ आर्गुमेंट है।
इसको सीरियसली लें कुछ यानी तमाम तर, या इसको एक र्यूमर ही समझें जो खाम का एक तरह का ट्रायल बलून होता है ना, वो समझें? देखिए फहद, बात ये कि हुकूमत की सवाबदीद है, अगर वो अर्ली इलेक्शंस कॉल करना चाहें तो वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं, ये तो उनकी अपनी सवाबदीद है। और मुझे ये पता है कि उनकी रैंक्स में एक्चुअली इसके ऊपर बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है। चंद लोग ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर ये नजरिया है कि अर्ली इलेक्शंस अगले साल करा दे, जिस तरह मोहित ने जो टाइमिंग की बात की तो वो कोई टाइमिंग से रिलेटेड ही। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पार्टी के अंदर एक दूसरा नजरिया भी है कि नहीं, हम अपने 5 साल पूरे करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शंस कराएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ये कहते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें जो अभी चल रही हैं तो तब तक ज़रा स्टेबिलिटी और वो सब आ जाए। अगर अर्ली इलेक्शंस यानी अगले साल अक्टूबर तक इस तरह कॉल कर दिए गए तो इकोनॉमी की अभी जो स्टेबिलिटी वगैरह अगर ये जो दावे करते हैं वो पता नहीं तब तक नजर आएगी भी कि नहीं। एक चीज मैं जरूर फहद कहूंगी कि ये जो बात है कि ऑपोजिशन के अंदर कोई उनकी प्लानिंग नहीं है, वो कुछ चीज नहीं है, दमखम नहीं है, ऐसी चीज, देखिए ये बात नहीं है। ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। नून लीग जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी जमात है। अगर वो यही बात करते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो वो इजीली जीत सकते हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है उनकी हुकूमत भी है, तो ऑपोजिशन की जमातों के अंदर ये चीजें तो हैं। सेनेट का आप गिलानी साहब का इलेक्शन, जी गिलानी साहब का जो इलेक्शन था वो भी पीडीएम नहीं जीता ना, जो था। उसके बाद ये हुआ कि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी ये बात जो है, अब तो खैर ये नून लीग वाले टॉक शोज में भी बात कंफर्म भी करते हैं कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था तो उन्होंने कुछ 4-5 लोग या 5-6 लोग जो उन्होंने एब्सटेन करने के लिए तैयार कराया और उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी से कहा कि आप भी चंद बाकी लोग आप कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर ये लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पंजाब में और उस नेशनल असेंबली में बात करते, सेनेट की बात नहीं करते, हालांकि सेनेट में अपोजिशन के नंबर है। मसला ये है कि कुछ जमातें कोऑप्ट हो गई ना, तो वो इस वजह से अपोजिशन के अंदर जो पीडीएम के अंदर भी दरारें हुई या कोई इस तरह की चीज हुई, तो वैसे तो खैर वैसे ही हुकूमत है तो इस हक में होगा हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। हर जमहूरी हुकूमत को ये इस तरह की साजिशें होनी ही नहीं चाहिए कि हुकूमत गिराने की कोई साजिशें की जाए, ये नहीं करनी चाहिए। आप पूरा टाइम दें, आप उनको अपना काम करने दें और उसके बाद उन्होंने जो चीज करनी है वो करें। लेकिन अभी की जो पीडीएम, देखिए आधी पीडीएम तो इस वक्त मौलाना साहब वगैरह तो सारे प्रो तालिबान हो गए, वो पहले भी थे, अब तो वो फुल मुबारकबादें भी दे रहे हैं। वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इधर की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी और हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी और इस तरह की चीजें, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी ऑपोजिशन की जमातें और हुकूमत दोनों क्या कर रही है। अगर इनको अफगानिस्तान के ऊपर भी कोई काम करना है, कोई कंसेंसस बिल्डिंग करनी है, कोई इस तरह की, तो इकट्ठे बैठ कर करें। ये यूनिलैटरली फैसले नहीं होने चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जब मोहम्मद ने एक बात की ना कि पंजाब में बड़ी आसानी पीएमएलएन जीत जाएगी, देखिए फाद हम सबसे मिलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेटली और बातें होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड और बातें होती हैं। मियाँ साहब का एक तासुर बन गया है कि मियाँ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो जो मर्ज़ी कहें, मरीम जो मर्ज़ी कहें, जितना मर्ज़ी कहें शहीद, ये एक कॉमन परसेप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपके इलेक्टेबल्स हैं, जो आपके सिटिंग एमएनएज एमपीएज हैं और जो फ्यूचर के भी इलेक्टेबल्स हैं, वो साफ कहते हैं कि जी हमने, अगर इस इंप्रेशन के साथ हम इलेक्शन में भी जाएंगे ना कि जी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, हमें वोट नहीं पड़ते, क्योंकि लोग कहते हैं कि इन्होंने हार जाना है। तो हमारा तो इनको आप देखिएगा, अगर ये इसी टकराव, ये जलसों में बड़ा पॉपुलर होता है बिकॉज खून गरमाया जाता है सब कुछ, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में अगर पीएमएलएन के ये बयानिया रहा तो आप देखेंगे कि आपको इलेक्टेबल्स इनको उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह अभी मिलते हैं, और आपको बहुत बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की नज़र आएगी। इतना सिंपल नहीं है, केक वॉक नहीं है ये पीएमएलएन के लिए भी, कि अगर यही बयानिया पे चले और ये बयानिया अगर वरासत का फटा और बढ़ गया बिटवीन मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब में मरियम के, और लेट से शहबाज शरीफ घर बैठ जाते हैं, जो आप मैं लेट से 2 MNAs बैठे हुए, हम कहेंगे ना अपना सर भरा कर बैठ गया, ऐसी लड़ाई लड़नी है, यू विल सी लार्ज इम्पैक्ट ऑन पार्टी। अभी बड़ी चीज़ें जो सी हैं अनफोल्ड होने के करीब हैं। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसको इधर से आगे बढ़ाएंगे। जी मैम। नहीं, वैसे मालिक साहब की ये कहती थी, मैंने बयानिए की बात नहीं मालिक साहब की, मैं बेसिकली जो एक इन्होंने इकोनॉमिक डिलीवरी, वो जो आपकी बात ये दुरुस्त है कि इनको बयानिया आप चूज करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट भी होगा अगले इलेक्शन के ऊपर कि कौन से बयानिए के साथ जाना है, क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाना है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाना है, करना क्या है, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं ओवरऑल जो इनकी डिलीवरी, यानी कि अब बुज़दार साहब वर्सेस शहबाज शरीफ अगर आप करें, वो वाली चीज पे मैं कह रही थी बात। और बयानिया एट ऑल, मैंने बयानिया की बात नहीं की। ओके ठीक है। देखिए इसमें ना इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, जो पीएमएलएन का जो थोड़ा सा जो हार्डलाइन वाला फैक्शन है ना,
उसका ये आर्ग्यूमेंट है कि देखिए अगर हम ये मुफाहमत कर भी लेते हैं, हम सॉफ्ट लाइन ले भी लेते हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि सॉफ्ट लाइन जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई तो ऑलरेडी है, तो हम पीटीआई से ज्यादा तो उनके करीब नहीं हो सकते। तो हमारा चांस बनता ही तब है जब हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखें, मुजाहिमत रखें, क्योंकि उस तरीके से कम हम जो है वो इन दूसरी साइड को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे से इंगेज करे। वरना अगर हमने बिल्कुल ही सॉफ्ट होना है तो फिर तो हम बिल्कुल ही उस रेस से बाहर हो जाएंगे। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो हार्ड लाइन जो फैक्शन है वो देता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद हफ्ते पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इस हिसाब से कुछ कहा भी था प्रेस ब्रीफिंग वगैरह में कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है चीज़ें हासिल करने के लिए, कंसेशन लेने के लिए। और ये पुरानी रियल पॉलिटिक्स की नेचर भी यही है कि आप कन्फ्रंटेशन करते हैं, लेकिन गोल वहाँ पर भी कॉन्फ्रंटेशन में ये है कि हम फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को तंग करके, उनको प्रेशर डाल के उनसे अपने लिए कंसेशंस हासिल करेंगे। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये स्ट्रेटजी गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से चल तो रही है, और शुरू में ऐसा लग भी रहा था दरमियान में, आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले के दरमियान ऐसा लगता था कि PMLN ने अपने रेट्रिक से, अपने हमलों के ज़रिए नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए एक हमदर्दी और एक स्पेस और एक नेगोशिएशन स्पेस जो है वो पैदा कर ली है। फिर हमने देखा कि शायद उन्होंने ओवरडू कर दिया है और वो स्पेस भी ख़त्म हो गई है। और अब अफ़गानिस्तान की तो जो सूरत हाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें ये जो सारा पुराना नैरेटिव लेकर चल रहे थे, एक्चुअली हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो नैरेटिव इस खत्ते में लेकर चल रहे थे वो उस वक्त तक बड़ा पोटेंट और वैलिड था जब तक एक तरफ हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की गवर्नमेंट बैठी हुई थी और दूसरी तरफ अमरीकी अगर एक लॉन्ग टर्म अफगानिस्तान में बैठे रहते, तो फिर ये एक प्रीडोमिनेंट इंटरनेशनल रीजनल नैरेटिव था जिसके साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे। और जाहिर है कि इस नैरेटिव के डिविडेंड्स थे। इस नैरेटिव में ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमन के रास्ते में, हिंदुस्तान को एंगेज करने के रास्ते में रुकावट है और इसे टेम करना और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। एंड हेयर इज़ अ बोल्ड प्राइम मिनिस्टर जो ये करके दिखा रहा है। अच्छा, अब हुआ ये कि ज़माना चल गया, क़यामत की चाल, RSS की हुकूमत आ गई, BJP इज़ ओनली अ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ RSS, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के साथ कोई डील होने की, मीनिंगफुल रिस्पेक्टफुल डील होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। मीनवाइल अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने रियलाइज़ किया कि ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है अगले 10-15 दे कुड नॉट कंट्रोल दी हॉस्टिलिटी। बेसिकली उनको कोई मिलिट्री डिफीट तो नहीं हुई, दे केम टू रियलाइज दिस थिंग कि हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल सेटअप एस्टेब्लिश नहीं कर सके 20 बरस तक और आगे भी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने वो इंडिया का जो विजन था उसको छोड़ दिया। अब इस पॉइंट के आगे अमरीकी और हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके इंटरेस्ट और उनके सपोर्टेड NGOs इस खत्ते में क्या करेंगे वो देखना होगा। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई बहुत बेहतर सिचुएशन में PMLN नहीं है। हाँ, अगर इंटरनेशनल बयानिया जो है कल को PMLN की कोई मदद करता है, उनको एक डेमोक्रेटिक फोर्स फॉर चेंज के तौर पे प्रेजेंट करता है, उस पर खर्चा करता है, तो फिर ही कोई सिचुएशन बेहतर होगी, वरना अभी तो ये बिल्कुल बेयारो मददगार हैं इस वक्त। लेकिन इसमें फिर मालिक एक ऑप्शन और भी है ना कि देखिए, एक तरफ तो हो गया PMLN और PTI, पीपल्स पार्टी, और उसके साथ अब जो एक नया जो एक बहस हो रही है हर तरफ कि जनाब आपके पास प्रो एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे जो हैं वो प्लेयर्स अब हैं, PMLQ है, इंडिपेंडेंट्स बहुत सारे जमा हो जाएंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप है, पीपल्स पार्टी है, तो ये एक अलग पॉसिबल सेंटर बन सकता है जोड़ तोड़ के लिए। देखिए, ऑप्शंस हमेशा होते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ऑप्शंस हमेशा होते हैं, प्लान A, प्लान B, PMLN, शहबाज शरीफ लेड PMLN बड़ा परफेक्ट प्लान B बनता है। इसलिए इमरान खान ने भी पूरा जो रगड़ा दिया हुआ है शहबाज शरीफ को दिया हुआ है, जाने भी नहीं दिया, उन्होंने कहा ये ना हो। ये ऑप्शंस तो चलेंगे, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है? गवर्नमेंट का मसला है महंगाई, गवर्नमेंट का मसला है। हुकूमतें क्या करती हैं फात? हुकूमत का काम होता है एक एनवायरनमेंट ऑफ होप क्रिएट करना। होप कैसे आप क्रिएट करते हैं? लगे जी काम हो रहा है, पॉजिटिविटी हो रही है, और जनाब ये मुझे अगला साल ईयर ऑफ सब्सिडीज़ नज़र आता है, टारगेट सब्सिडीज़ होंगी, लोन्स और पैकेजेस आ रहे हैं, कामयाब नौजवान, ये वही क्या है, सारे लो क्रेडिट वाले और इन्वेस्टमेंट ट्रिलियन रुपीस का ये आ रहा है। ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर की पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। और अगर आप एक साल अगर आपने हाईली सब्सिडी टारगेट सब्सिडीज ऐड ऑन कर दी, बिल्स आपने फ्रीज कर दिए, आपने सस्ते लोन्स डाल दिए, लोग पिछले 4 साल भूल जाते हैं। लोगों को वो साल याद आता है और उम्मीद जाग जाती है, फिर उसका बिल अगले 5 साल होती गवर्नमेंट खुद ही करेगी। सो आई सी कि ये साल बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जो अपोजिशन को एक ही चीखा चलाना होता है कि जी महंगाई बड़ी हो गई है, ये बड़ा हो गया। महंगाइयाँ इलेक्शन ईयर में मैटर नहीं करेंगी क्योंकि हैवी सब्सिडीज़
वो टारगेटेड करके गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर लेती हैं, मैसिव कर्जे आप निकाल दें, इन्वेस्टमेंट्स के एक हवा बन जाती है। सो मेरे ख्याल में ये साल जितना गवर्नमेंट के लिए उतना मुश्किल नहीं है, जितना ऑपोजिशन के लिए ज़्यादा है। और दूसरा उसमें मेमल ये भी इशू है समहाउ कि ये ऑपोजिशन ने जो कुछ भी पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर फेंका है वो स्टिक नहीं किया। मतलब महंगाई जैसी चीज़ जो हमेशा जिसका बहुत रिस्पॉन्स होता है, मुझे ये लगता है समहाउ कि वो इतना बड़ा इशू नहीं बन सका फॉर सम रीजन। नहीं फात देखिए, इशू तो मेरे ख्याल में है वो। आप अगर ये बात करें कि लोग सड़कों पे बहुत ज्यादा महंगाई के खिलाफ नहीं आए, लेकिन अगर आप लोगों से, आम लोगों से बात कर रही हूँ, आप जब बात करते हैं तो वो महंगा बिजली, खाने पीने की चीजें, जो बाकी ओवरऑल एक महंगाई है उसका असर तो पड़ा है। फिर एक और चीज है, अभी आप देखिए लोड शेडिंग महंगाई तो है लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को हिट नहीं कर रहा, उस तरीके से नहीं आ रहा कि वही कोई प्रोटेस्ट या वो वाली चीज है। लेकिन आप देखिए कि ये गवर्नमेंट के बयान इलेक्शन में हिट करेगा और अपने हिट खुद भी मिल रही है। देखिए इन्होंने लोड शेडिंग के ऊपर, इन्होंने बिजली के ऊपर का नून लीग ने इजाफी बिजली बनाई है। अच्छा जी, नून लीग ने अगर इजाफी बिजली बनाई थी, चले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वाली और वो चीजें नहीं की, ये खुद माने हुए ना कि इजाफी बिजली है, तो फिर बिजली इतनी ज्यादा जा क्यों रही है? क्योंकि ये जो 3 साल ये क्या करते रहे, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाया? फिर इन्होंने हमेशा ये कहते थे, ये पीटीआई, कि इन्होंने 10,000 अरब के कर्जे लिए अपने 5 साल में नून लीग ने, तो ये कहते थे लूट मार कर ली, करप्शन कर ली और ये तबाही मचा दी। खुद इन्होंने जो है मेरे ख्याल में उससे ज्यादा 14,000 अरब जो है वो इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिए 3 साल के अंदर। तो कम से कम नून लीग का लोगों के सामने ये चीज तो थी कि उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, उन्होंने कोई एलएनजी का नेटवर्क बना दिया, उन्होंने कोई जी मोटरवे बना दी, मेट्रोज बना दी, इनका नजर नहीं आता। तो ये जो चीजें ना मेरे ख्याल में इनके अपने दावे ही, जैसे मैंने कहा, ये हुकूमत अपनी दुश्मन खुद ही है। ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ नहीं इस वक्त करे, ना वो करे, ये खुद ही करेंगे जो अपने साथ करेंगे। और ये मालिक साहब की बात दुरुस्त है कि देखिए इलेक्शन ईयर जो है, ये इस वक्त जो इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, वो अगले साल ना भी हो, 2023 में तो इलेक्शन होने ही है ना, तो आखिरी साल तो पूरा इलेक्शन का होता है, वो तो कैंपेन का होता है, जोड़ तोड़ का होता है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात फहद की, वो ये पीपल्स पार्टी वाली आपने बात की। देखिए पंजाब के अंदर हम सुन रहे हैं कि एक नई पार्टी या नई अलायंस, नॉट पार्टी, अलायंस की बात हो रही है, जो कि एक एंटी नून अलायंस बनने की जा रही है। उसके अंदर पीपल्स पार्टी का हो सकता है, जेकेटी के कोई नाराज ग्रुप और कोई इंडिपेंडेंट, जैसा मालिक साहब ने कहा, अगर बयानिए की बातचीत जो है वो सही ना हुई तो फिर बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी आ जाएंगे, तो एक वो अलायंस भी बन रही है। तो ये इलेक्शन ईयर इंटरेस्टिंग होगा। अगले इलेक्शन के बाद होता क्या है, उसके अंदर क्या, कौन सी हुकूमत आती, क्या कोई कोलिशन गवर्नमेंट आती है, इस पर भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में वक्त ही हमें बताएगा कि इवेंचुअली क्या होगा, बट गवर्नमेंट के अपने दावे जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसलिए क्विक ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मोहित, फिर गवर्नमेंट के लिए इस टाइम इतना बड़ा कोई चैलेंज इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जिस तरह अभी मालिक कह रहे थे कि अपोजिशन के पास जो है वो एम्यूनेशन ख़त्म हो चुका है और गवर्नमेंट के पास अब जो वो एम्यूनेशन जो गवर्नमेंट के पास होता है, सब्सिडीज़ हैं, पैसा फेंकना है, लोन्स देने हैं, वो एम्यूनेशन अब वो निकालेंगे और उसको, इस एम्यूनेशन को उन्होंने फायर करना शुरू कर देना अगले 1.5 साल के लिए। तो दे सीम टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन दैन। हुआ ये ना कि ऑपोजिशन की बदकिस्मती से उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो जदोजहद थी सड़कों के ऊपर और नैरेटिव शेप करने की, वो बहुत जल्दी शुरू कर दी। पहले साल में शुरू कर दी, दूसरे साल में ज़ोर लगाते रहे, तो अब तक वो तकरीबन 2018, 19, 20, 21 में दो ढाई 3 दफ़ा ये बड़ी एक भरपूर किस्म की एफ़र्ट कर चुके हैं। और जब हर एफ़र्ट का कोई नतीजा नहीं निकला तो अब उनको कुछ और चाहिए। हो सकता है उनको कुछ मिल जाए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से, महंगाई से, डॉलर की वजह से मिल जाए। IMF वैसे तो पैसे पाकिस्तान के जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है तकरीबन 2.7 बिलियन से बढ़ गई है, लेकिन डॉलर ज़ाहिर है ऊपर जा रहा है। कुछ ना कुछ ऑपोजिशन को चाहिए होगा। जैसे PTI को बहुत मार पड़ी, 2014 का धरना उनका नाकाम हो गया, उनको कुछ मिला नहीं कमीशन से भी, लेकिन फिर उनके हाथ में पनामा का केस जो है वो आ गया और उन्होंने नए सिरे से आ सकता है उनका। तो अभी इनको कुछ चाहिए ऑपोजिशन को, बिकॉज असल में तो कुछ है नहीं ऑपोजिशन के पास। उन्होंने जो कुछ पहले करना था कि इलेक्शन गलत हुए हैं, फेक है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो सब कुछ उन्होंने बेचने की कोशिश की है, वो माल सौदा उनका बिका नहीं। अब हो सकता है या तो अफगानिस्तान से कुछ ऐसी चीज़ उनके हाथ में मिल जाए। अब देखिए ना, अफगानिस्तान में अभी एक नई प्रॉब्लम ये भी हमारे लिए खड़ी हो रही है कि लोगों के जहनों में ये बात चली गई है कि तालिबान ने अपने फेथ की वजह से, अपनी डिवाइन सपोर्ट की वजह से, और चूँकि वो नेक थे
और वो इस्लाम की वजह से थे, उसमें ये चीज़ कि अमेरिकन ने पॉलिटिकल मॉडल नहीं दे सके और अमेरिकन को वहाँ से निकलना था और एक पॉलिटिकल मॉडल नहीं बना और अमेरिकन को कोई एज सच मिलिट्री डिफीट वहाँ से नहीं हुई, वो निकल गए, तो लोगों ने इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। इसका भी यहाँ बड़ा असर होगा रुज्जत पसंद जमातों के ऊपर, TLP बाकी सब के ऊपर कि भाई यहाँ ये भी एक है मसला। ठीक है, ओके, लास्ट वर्ड वेरी क्विकली। आप स्पेसिफिक्स में जाते हैं। जब आपने कहा ना बड़ा नारा था वोट को इज्जत दो, एक बड़ा जनरलाइज्ड आइडिया था, रिलीफ आप मांगते थे हमारे मुकदमात ख़त्म करो। मैं हमेशा कहता था गवर्नमेंट सिलेक्शन हारती है, ऑपोजिशन जीतती नहीं है। मैं लिखता हूँ कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स लूज इलेक्शन, ऑपोजिशन डोंट विन इलेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इनका स्पेसिफिक क्या है, मुझे आज बता दें स्पेसिफिक क्या है। जो आपने कहा ना महंगाई, इन्होंने जो हड़तालें की, जुलूस किए, क्या कोई महंगाई स्पेसिफिक इशू पे हड़ताल की, जुलूस किया? इन्होंने कहा कि इमरान खान ने गलत किया, सही किया, इमरान खान आया, उसने जनाब बिल निकाले, बिजली के बिल फाड़ दिए, आप पैसे नहीं देंगे, स्पेसिफिक मेजर्स अनाउंस करते गए। हम क्रिटिसाइज करते थे कि आप ये मत करेंगे चीज़ें, लेकिन स्पेसिफिक मेजर्स क्या थे? बिल टारगेट हो गए, महंगाई टारगेट होगी। यहाँ टारगेट एक ही है, इंसाफ का कत्ल, वो जज अरशद ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, एम्बिगुअस आइडिया लेके चले, वोट को इज्जत दो, रिलीज खानदान स्पेसिफिक मांगी, लोग कहाँ से आएंगे? सही, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, सूरत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। अगले डेढ़ पौने 2 साल बहुत ही क्रिटिकल है हर हवाले से। एक्सटर्नली जो चैलेंज है वो तो हमारे सामने आ ही गया है, इंटरनली भी अब गवर्नमेंट के लिए तो जो चैलेंज है अपोजिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज आ रहा है। लेट्स सी के मामला किस तरफ जाते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।